आप देख रहे हैं संसद टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की खबर में बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, आर्थिक जगत और खेल जगत की सुर्खियां भी। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने बांटे 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन, कहा जारी रहेगा युवाओं को रोजगार देने का अभियान। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च। वैश्विक मंच पर भारत को बड़ी सफलता, भारत के साथ एफटीए को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने दी मंजूरी। आपसी सहमति से तय होगी लागू होने की तारीख। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मुकाबले में 1,621 उम्मीदवार। पहले चरण के लिए प्रचार तेज, सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की 2 पायदान की छलांग। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग सर्वोच्च। बारिश के चलते टाई हुआ भारत न्यूजीलैंड का तीसरा T20 मैच। टीम इंडिया ने 1-0 से जीती सीरीज। नए प्रारूप में खेला जाएगा अगला पुरुष T20 विश्व कप। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने रोजगार मेले में सभी नए नियुक्तियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स भी लॉन्च किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने का यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकारों के होने के यही फायदे हैं। युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का यह सिलसिला जारी रहेगा। जिन पदों पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है, उसे आपने कठिन परिश्रम से कड़ी प्रतियोगिता में सफल होकर हासिल किया है। इसके लिए आपको और आपके परिवार को भी उतना ही हक है बधाई प्राप्त करने का। मेरे युवा साथियों, आपको ये नई जिम्मेदारी एक विशेष कालखंड में मिल रही है। देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। हम देशवासियों ने मिलकर इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने का प्रण लिया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्रों की भौतिक प्रतियां गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश के 45 स्थानों पर सौंपी गई। इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है और वहां आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही हैं। यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नई नौकरियों की संभावना लगातार बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी। अब दोनों देश आपसी सहमति से ये फैसला करेंगे कि ये समझौता कब से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार का आभार जताया। उम्मीद है कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार का प्रारंभिक आकार अगले 5-6 वर्षों में लगभग 45 से 50 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खुशी की बात है कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए व्यापार संबंधों को पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने और बड़े पैमाने पर आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए मंच तैयार करता है।
अब दोनों पक्ष आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि यह समझौता किस तारीख से लागू होगा। सीमा शुल्क अधिकारी इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करेंगे। Australia opens 100% of their lines with not even any restriction on quota. Unlimited restriction of 100% is the first time Australia has done for any country. It reflects the confidence and trust between the two countries. एफटीए लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया लगभग 96% से अधिक निर्यात के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है। इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं जिस पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5% की सीमा शुल्क लगता है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का माल निर्यात और 16.75 अरब डॉलर का आयात किया था। So it's a win-win for us on both sides. Imports coming cheaper on the raw material side or intermediate goods will help us become more competitive in other markets, will help Indian consumers get goods and services at competitive prices, and this will help our industry add jobs, add work opportunities, help our startups and stakeholders of different industries. गुजरात में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद कुल 1,621 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव में 89 सीट के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण जिनमें 93 सीट पर चुनाव होंगे उनमें 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने सभी 182 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 179 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उसने चुनाव पूर्व गठबंधन के तहत एनसीपी को 3 सीट आवंटित की। हालांकि एनसीपी उम्मीदवार के देवगढ़ बरिया सीट से अपना नामांकन वापस लेने के साथ पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 14 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसके उम्मीदवार ने बापूनगर सीट से अपना नाम वापस ले लिया। आम आदमी पार्टी ने भी सभी 182 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसके एक उम्मीदवार ने सूरत पूर्व सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया। इस तरह से 181 सीट पर चुनाव लड़ेगी। दोनों चरण के चुनावों की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। जूनागढ़ से हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा जुड़ रहे हैं। सूरज, हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार जो है वो अपने चरम पर है और सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने उम्मीदवारों को भी लगभग उतार चुकी हैं। आप जूनागढ़ में हैं, मैं चाहूंगी वहां की सियासी फिजा और माहौल के बारे में बताएं और इस वक्त जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो छाए हैं वो क्या हैं? अमृता, आज हम सौराष्ट्र के जो कोस्टल इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, उसमें हमने आज दौरा किया था। जो द्वारका, पोरबंदर से होते हुए सोमनाथ और जूनागढ़ तक हम पहुंचे थे। इस पूरे कोस्टल इलाके में की अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी उम्मीदवार पदयात्राएं कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने संकल्पों को और जो बीजेपी सरकार है वो अपने किए गए कामों को गिना रही है। साथ में प्रधानमंत्री मोदी का जो एक ब्रांड मोदी है वो भी यहाँ पर भुनाया जा रहा है। लेकिन कुछ मुद्दे जो यहाँ पर हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे ये पूरा कोस्टल इलाका है, यहाँ पर लोगों के जीवन यापन का मुख्य जरिया जो है वो मछली पकड़ना है। मछुआरा समाज यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में है और जैसे हम पोरबंदर गए थे तो वहाँ हमारी इस समाज के कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बीते दिनों हमारे जो बोट मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं वहाँ पाकिस्तान के द्वारा उन बोट्स को पकड़ लिया जाता है और हमारे कई मछुआरे, करीब 1000 के करीब मछुआरे जो हैं आज भी पाकिस्तान के गिरफ्त में हैं। तो सुरक्षा का एक मुद्दा उन्होंने बताया कि इस चुनाव में रहेगा। वो तमाम दलों से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी इस मांग को जो सुना जाएगा। वैसे उन्होंने कहा कि कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, तो एक प्रमुख मुद्दा है। साथ में बंदरगाहों पर को अत्याधुनिक बनाने को लेकर इनकी मांग है।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर व्यापार हो सके और आर्थिक तरक्की हो सके। इसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कई बातें हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि पर्यटन और उद्योग जो है यहाँ पर सही तरीके से उनका विकास होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बाकायदा जो सरकार के स्थानीय सरकार हैं और साथ में केंद्र की जो मोदी सरकार है उनकी योजनाओं को गिना रहे हैं। तीसरी शक्ति के तौर पर आम आदमी पार्टी अपने वायदों के साथ यहाँ पर है। तो तमाम तरह की यहाँ पर वायदे किए जा रहे हैं। साथ में जातीय गणित भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। सौराष्ट्र जो है अमृता, वो एक तरह से आप उसे उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह गिन सकते हैं। यहाँ ग्रामीण आबादी बाकी गुजरात के मुकाबले ज़्यादा है और इन ग्रामीण आबादी में जो में जातीय संतुलन का बड़ा महत्व रहता है। जैसे यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग हैं, पाटीदार लोग हैं, मेर हैं, कई ओबीसी जातियाँ हैं। तो ये तमाम जातियां जो हैं उनके उम्मीदवार किस तरह हों, इस तरह के जातीय संतुलन को साधा गया है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने एक ही जाति से टिकट दिए हैं क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है। तो ये सारे संतुलन यहाँ पर देखे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात अमृता यहाँ और करने वाली है कि पिछली बार सौराष्ट्र में जहाँ जातीय गोलबंदी बहुत तेजी से था, पाटीदार आंदोलन चल रहा था, ऊना में दलितों के ऊपर कुछ अत्याचार हुए थे, उसको लेकर आंदोलनरत थे दलित और ओबीसी जातियां। इस बार इस तरह का कोई भी आंदोलन सौराष्ट्र में नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अब सभी पार्टियां उम्मीद कर रही हैं, अब देखना होगा कि सौराष्ट्र में किस तरह का जनादेश मिलता है। अमृता। सूरज, इस पूरी जानकारी के लिए आपका और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को जांच और विचार करने के लिए ऊर्जा मामलों की स्थायी समिति को भेज दिया है। ये समिति 3 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई के समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ व्यापार, निवेश, राजनयिक मामलों, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा समेत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। बीएसएफ ने पाकिस्तान की ओर से रात में घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठियों को मार गिराया जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी आफताब की पुलिस हिरासत को और 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी इजाजत दे दी है। कोलंबिया के मेडेलिन शहर के पड़ोस में छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सवार 8 लोगों की मौत हो गई। मध्य चीन में एक कंपनी के संयंत्र में भीषण आग लगने से 38 लोगों की मौत हो गई। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को 4 घंटे से अधिक समय लगा। इंडोनेशिया में भूकंप से मरने वालों की तादाद 268 हो गई है। कई लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। सोलोमन द्वीप के पास भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारत ने यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में उत्तर कोरिया की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण को लेकर निंदा की है। एलन मस्क के मालिकाना हक वाले सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के बाद रिपब्लिकन पार्टी की एक और नेता मार्जोरी टेलर ग्रीन का अकाउंट भी बहाल कर दिया। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Nature and You, the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे, नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए कर्टेन रेजर समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने समिट में सहभागिता के लिए 21 देशों से अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के नवासी ब्लॉक में पेसा कानून 15 नवंबर से लागू कर दिया गया है। इसी को लेकर आज एक ट्रेनिंग आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा सामाजिक समरसता के साथ धरती पर उतरेगा और हमारे भाई बहनों की जिंदगी बदलेगा। आयकर विभाग ने आज तेलंगाना राष्ट्र समिति के मंत्री चमकुरा मल्ला रेड्डी के आवास पर कथित कर चोरी के आरोप में छापा मारा। तेलंगाना के श्रम मंत्री से संबंधित कई स्थानों पर तलाशी ली गई। दिल्ली में धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है। आज सुबह न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियों पर। मेघालय सरकार ने 48 घंटों के लिए 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। असम मेघालय सीमा से लगे मुकरोह इलाके में हुई फायरिंग की घटना में 6 लोगों की मौत के बाद सरकार ने यह फैसला किया। वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में असम मेघालय सीमा पर अवैध लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को पुलिस द्वारा रोकने के बाद भड़की हिंसा में मेघालय के 5 और असम के एक वन रक्षक सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में मेघालय पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने असम के मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है। I've spoken to the Assam Chief Minister this morning and I briefed him about the incident. He is also aware about the incident and our discussion was very brief and he has assured that whatever can be done from the Assam government side and whatever cooperation is required for any kind of steps to be taken or any kind of inquiry to be done, that he will be there and he will support. और इधर नेपाल में हुए संसदीय चुनाव में नेपाली कांग्रेस NC ने अब तक प्रतिनिधि सभा की 3 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि CPN UML के खाते में 1 सीट गई। नेपाली कांग्रेस ने काठमांडू जिले में अपना खाता खोल लिया है। पार्टी प्रत्याशी प्रकाश मान सिंह ने काठमांडू 1 निर्वाचनिक क्षेत्र पर जीत दर्ज कर ली। सिंह को कुल 7,140 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी एवं राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र मिश्रा ने 7,011 मत हासिल किए। मतों की गिनती सोमवार को शुरू की गई। हिमालयी देश में प्रतिनिधि सभा और 7 प्रांतों की विधानसभाओं के लिए रविवार को मतदान हुआ। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस ने मनाग जिले में भी 1 सीट जीती है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI 2023 में भारत ने 2 पायदान की छलांग लगाई है और अब 8वें स्थान पर पहुंच गया। भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर काम पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है। CCPI में भारत G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन नीतियों और कार्यों पर 59 देशों और यूरोपीय संघ का आकलन के आधार पर भारत ने CCPI 2023 में अपनी रैंक में सुधार किया, जिसे COP27 में जारी किया गया था। डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को केवल 4 छोटे देश हैं जो भारत से ऊपर हैं। किसी भी देश को पहली, दूसरी और तीसरी रैंक नहीं दी गई है, इसलिए सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंक सबसे अच्छी है। CCPI का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाना है, जलवायु संरक्षण प्रयासों और अलग अलग देशों की ओर से की गई प्रगति की तुलना करने में सक्षम बनाना है। और इधर बारिश के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच डकवर्थ लुईस पद्धति से टाई रहा। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मेहमान टीम ने 1-0 से श्रृंखला जो है वो अपने नाम कर ली। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने 4-4 विकेट की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को 19.4 ओवर में 160 रन के स्कोर पर समेट दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 9 ओवर में 4 विकेट 75 रन बना लिए थे। बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। कप्तान पांड्या 30 और दीपक हुड्डा 9 रन बनाकर खेल रहे थे। अंपायरों ने मैच खत्म होने का फैसला किया। भारत का 9 ओवर के बाद स्कोर
डकवर्थ लुईस पद्धति के हिसाब से टाई के स्कोर के बराबर था। और T20 विश्व कप 2024 अलग प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें भाग लेने वाले 20 देशों को 5-5 टीमों के 4 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा, जबकि पहले दौर के बाद सुपर 8 चरण होगा। 2021-22 T20 विश्व कप में पहले दौर के बाद सुपर 12 चरण आयोजित किया गया था, लेकिन अगले टूर्नामेंट में प्रत्येक 4 ग्रुप में शीर्ष 2 टीमें सुपर 8 चरण में जगह बनाएंगी, जिसमें इन्हें फिर 4-4 के 2 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। फिर सुपर 8 के 2 ग्रुप में से प्रत्येक में शीर्ष 2-2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी, जिसके बाद फाइनल खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेले जाने वाले अगले चरण के टूर्नामेंट के लिए 12 टीमें पहले ही अपना स्थान पक्का कर चुकी हैं। मेजबान वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने पहले 2 स्थान हासिल किए। हाल में ऑस्ट्रेलिया में समाप्त हुए T20 विश्व कप की शीर्ष 8 टीमें 2024 के टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिसमें मौजूदा चैंपियन और उप विजेता पाकिस्तान शामिल है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी अपना स्थान पक्का कर चुकी हैं। 2024 टूर्नामेंट के अंतिम 8 स्थान क्षेत्रीय क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट से तय होंगे। दक्षिण अफ्रीका ने शीर्ष 8 में रहने से 2024 क्वालिफिकेशन स्थान हासिल किया। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के 2-2 क्वालिफिकेशन स्थान होंगे, जबकि अमेरिका और पूर्व एशिया प्रशांत क्षेत्र दोनों से 1-1 स्थान होंगे। और फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल विश्व कप के तीसरे दिन आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ग्रुप सी में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने 10वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ पेनल्टी पर गोल किया। इस गोल के साथ अर्जेंटीना की टीम मैच में 1-0 से आगे हो गई। वहीं सऊदी अरब ने 48वें मिनट में मैच का पहला गोल किया। सऊदी अरब के लिए सालेह अल शहरी ने गोल दागा। 53वें मिनट में सऊदी अरब के लिए सालेम अल सारी दूसरा गोल किया। कप्तान लियोनेल मेसी के गोल के बावजूद अर्जेंटीना की जो टीम थी वो इस मैच को नहीं जीत सकी। उसके 36 मैच से नहीं हारने का क्रम कतर में टूट गया। और भारतीय सेना ने असम के गुवाहाटी में ऑपरेशन प्रदर्शन किया। चलते चलते आपको इनकी तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं। देखते रहिए संसद टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।